हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द जॉइंट्स। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसमें हमने एक्सियल और आपका अपेंडिक्यूलर ये दोनों स्केलेटन तो पढ़ लिए थे, पूरी डिटेल में कर लिए थे। ऊपर आपको 80 हड्डियाँ मिली थी और नीचे कितनी थी 126 8 हड्डियाँ थी। ठीक है, 126 हड्डियाँ थी। तो टोटल कितनी थी 206 थी। वो तो हमने कर लिया, पर कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना जहाँ पे जॉइंट्स बने हैं। जॉइंट्स कैसे आप याद रख सकते हो? जैसे आप अपनी बाजू को ऐसे बेंड भी कर सकते हो, सीधे भी कर सकते हो, बेंड भी कर सकते हो एंड सीधे भी कर सकते हो। वैसे ये जो कलाई वाला रीजन होता है इसको भी आप बेंड कर सकते हो। तो उन्हीं जॉइंट्स के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। जॉइंट्स यानी कि जोड़ों की बात करनी है। सबसे पहले आते हैं फाइब्रस। फाइब्रस को और क्या बोल देते हैं हम? इमूवेबल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। मतलब जॉइंट्स तो प्रेजेंट होंगे, जोड़ जो होगा वो प्रेजेंट तो होगा, पर इमूवेबल होगा, वो मूव नहीं करता। जैसे अगर आप अपने सर को ऑब्जर्व करें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी क्या पढ़ा था कि यहाँ पे सूचर्स बन गए थे। इनको क्या बोलते हैं? सूचर्स। ये सूचर्स कब बने थे? जब बेबी डिलीवर हुआ था। तो ये पहले तो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, पर बाद में जो हड्डियाँ होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं। ये सिर्फ क्यों थे? क्योंकि बेबी की इजी डिलीवरी करवानी थी। ठीक है, बेबी का इजी पार्चुरेशन करवाना था। तो उस वजह से क्या हुआ, जब ये फ्यूज़ कर गए तो यहाँ पे क्या बन गए? सूचर्स बन गए। बाहर से नहीं दिखाई देते ये, क्योंकि बाहर से स्किन की लेयर प्रेजेंट होती है। सो दीज आर द सूचर। और ये कैसे जॉइंट्स होते हैं? तो इमूवेबल होते हैं। अपने सर को टच करो और मूव करने की ट्राई करो तो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करता ना। तो दीज आर द इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल को क्या बोलते हैं हम? फाइब्रस जॉइंट्स भी बोलते हैं। कौन कौन सी इसमें बोन्स आएंगी पहले तो वो देख लेते हैं। तो स्कल की जो बोन्स आ गई वो सारी कैसी हैं? इमूवेबल हैं। हम गर्दन को तो इधर उधर मोड़ सकते हैं, मैंडिबल को भी नीचे कर सकते हैं, पर बाकी हड्डियों को थोड़ी मूव कर पाते। तो दीज आर इमूवेबल जॉइंट। ये मूव नहीं कर सकते। इमूवेबल को ही हमने क्या बोल दिया? फाइब्रस जॉइंट्स भी बोल दिया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो। हमने टीथ की कंडीशन पढ़ी थी कि जो हमारे टीथ होते हैं वो सॉकेट्स में होते हैं। ठीक है, और इस टाइप की अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया था? थिकोडोंट। तो आपके जो दांत होते हैं ये तभी हिलते हैं जब टूटने होते हैं, राइट। जैसे मिल्क टीथ थे हमें पहले, तो मिल्क टी2 102 टू 102 तो टूटते हैं ना ये दांत शुरू के। तो जब टूटते हैं तो उससे क्या होता है? मूवमेंट शुरू होती है। तो वो तो कंडीशन है, पर उसके बाद जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो परमानेंट टीथ की कोई मूवमेंट नहीं होती, देयर इज़ नो मूवमेंट। और अगर मूवमेंट हुई तो उसके बाद तो फिर वो दांत निकल गया फॉरएवर, दांत बचा ही नहीं उस जगह पे। तो जो टीथ है, ये जो थिकोडोंट वाली कंडीशन है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करती है? इमूवेबल जॉइंट्स को। मैंडिबल यहाँ पे ये बोला है कि दांत जो फिट है आपके मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर। मैक्सिला हमने क्या बोला था? ये जो ऊपर वाला जबड़ा था दैट वाज मैक्सिला, और ये जो नीचे वाला जबड़ा था दिस वाज मैंडिबल। ठीक है, ये मैंडिबल था, ऊपर मैक्सिला था। तो ये दोनों जॉइंट जो हैं ये कैसे हैं? ये जो इनके अंदर दांत फिट हैं ये कैसे हैं? इमूवेबल हैं। टीथ जो होते हैं वो इमूवेबल रहते हैं। वैसे ही एक और टाइप आती है आपकी, दूसरी टाइप आती है जोड़ों की, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेज अब आपको पता है कि फ्लेक्सिबल होता है। तो जिन भी हड्डियों के बीच में आपको कार्टिलेज दिखेंगे वहाँ पे मूवमेंट जो होगी वो अलाउड होगी। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पर हाँ मूवमेंट जो होती है वो यहाँ पे अलाउड मिलती है। तो एक वाइट फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ बोन, जो कि जॉइंट्स को प्रोवाइड करता है और थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करता है। इसको एग्जांपल के साथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे आप जब भी योगा वगैरह करते हो तो आपकी जो बॉडी होती है वो आप आगे को झुका पाते हो पूरा। क्यों झुका पाते हो? क्योंकि अदरवाइज ये रिब केज पूरी की पूरी पाइप होती, तब तो कभी नहीं होता ना ये चीज़। 1 सेकेंड। तो कार्टिलेजिनस में क्या होता है? थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड होती है इफ़ कंपेयर टू द फाइब्रस जॉइंट्स। कैसे होती है वो भी देख लो। ये देखो, यहाँ पे था हमारा रिब केज, याद है ना? 12 पेयर्स पढ़े थे हमने रिब्स के। 12 पेयर में से जो 1 से लेके 7 नंबर के थे वो कैसे थे? उनको हमने बोला था ट्रू रिब्स। और 8 से लेके जो 10 तक के थे उनको हमने क्या बोला था? फॉल्स रिब्स। एंड जो 11 और 12 था, 11 और 12 को हमने क्या बोला था? फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो,
हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है हम आगे को पूरा बेंड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिब केज एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम। पर अगर सोचो ये हड्डी सीधी ही होती है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होता, ये तो रोज़ टूटा करती है हमारी, फिर रोज़ जुड़ा करती, जुड़नी तो नहीं थी खैर, फिर कुछ और टाइप की लाइफ हुआ करती। पर यहाँ पे क्या है, बीच बीच में कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। ये जो वाइट वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं फाइब्रो कार्टिलेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो फाइब्रो कार्टिलेजेस हैं ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। और इतनी नहीं होती कि आप बीच से रिब केज को ही बेंड कर सको, बस इतनी सी होती है कि आप नीचे की तरफ को झुक सको। आप नीचे पूरे पैर टच कर लेते हो अपने हाथों से, कैसे कर पाते हो, क्योंकि हमारी वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम दिखाई है ये वाली, और ये जो वाइट कलर दिखाया है बीच बीच में, दिस इज़ योर फाइब्रो कार्टिलेज। इसी की वजह से हम पूरा बेंड कर पाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमने क्या देखा, वाइट कलर का फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बिटवीन एंड ऑफ बोन्स, जो कि किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो स्लाइट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल देखोगे कार्टिलेजिनस जॉइंट के तो क्या आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, रिब केज आ गया, तो वो सारे आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे। एक और टाइप होती है, लास्ट टाइप होती है जॉइंट्स की, जिसको बोलते हैं सिनोवियल। सिनोवियल जो होते हैं ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल बाजू को अपना मूव करके देखो, पूरी मूव कर पा रही है, ठीक है। फिर वैसे ही दोनों अपर आर्म और लोअर आर्म को आप बेंड कर सकते हो, टांगों को आप पीछे की तरफ को बेंड कर सकते हो, पैर को आप ऊपर एंड नीचे ऐसे कर सकते हो, कलाई को आप ऐसे और ऐसे साइड में भी आप फोल्ड कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, सिनोवियल जॉइंट जो होते हैं ये ऐसे जोड़ होते हैं जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज की जगह पे क्या होता है, थिक साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, थिक साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो दिस हेल्प्स इन थिक साइनोवियल फ्लूइड, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स, जहाँ पे भी आपको क्या मिल रही है, मूवमेंट देखने को मिल रही है। फ्लूइड जो होता है यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। अब मशीन के अंदर भी क्या डले होते हैं, ल्यूब्रिकेंट डले होते हैं। क्यों डाले जाते हैं मशीन्स के अंदर ल्यूब्रिकेंट, ताकि जो इनका इंजन है वो सॉफ्टली काम कर सके, स्मूथली काम कर सके। तो उस वजह से क्या किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट ऐड करे जाते हैं। वैसे हमारी बॉडी में कौन सा ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये जो होता है ये नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करता है। बड़े सारे जॉइंट्स है, अब जैसे अपने कंधे के पास देखना है, यहाँ पे गोल सा होता है स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे बना होता है, तो यहाँ पे देखो ये वाले जो जॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक तो बॉल बनेगी और वो सॉकेट में फिट करेगी इस तरह से कुछ। तो ये जो सॉकेट बनेगा ये कहाँ पे बनेगा, आपके शोल्डर के अंदर। तो मतलब शोल्डर की अगर ऐसे है शेप तो आपकी बाजू कुछ ऐसे बैठेगी, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस वजह से आप पूरी की पूरी बाजू को मूव कर पाते हो। तो दिस इज़ योर बॉल एंड दिस इज़ योर सॉकेट। सॉकेट बनेगा एस फॉर शोल्डर एंड एस फॉर सॉकेट, तो वहाँ से याद रख सकते हो आप। एंड नीचे आ गई बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बॉल जो होगी आपकी बाजू बनाएगी, ऊपर वाली जो अपर आर्म होती है ना, ह्यूमरस, वो बनेगी। वैसे ही अगर टांग वाले हिस्से को देखोगे जहाँ पे वो पेल्विक गर्डल के साथ अटैच है, तो अगेन हड्डी की ऐसे बॉल जैसी बनेगी एंड ये जो बॉल होगी दैट विल बी फिट इन सॉकेट। तो इसी वजह से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट अलाउड होती है। तो आपको बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे भी मिल जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वैसे अपनी कलाई को अब ऑब्जर्व करो, ये जो कलाई है इससे आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था कार्पल, और ये जो आपकी हथेली थी दैट इज़ द पाम रीजन, इसको बोला था मेटाकार्पल। पर मेटाकार्पल और फैलिंग्स जो होता है इसको आप क्या कर सकते हो, फैलेंजेस या फैलिंग्स, इनको ऐसे मूव कर सकते हो ना। तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये कैसी है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट इनको बोल देते हैं। उसके बाद पैर की देखना, पैर को मूव करके देखो, टार्सस वाले जो जॉइंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्लेन जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सैडल जॉइंट आप कहाँ पे देख सकते हो, तो अब अपनी कलाई और मेटाकार्पल यानी कि फैलेंजेस के बीच की मूवमेंट देखो, साइड में भी जा रही है ना इस तरह से, जबकि फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में बस अप एंड डाउन हो रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था। पर अब कलाई और आपकी मेटाकार्पल के बीच में देखोगे तो ऐसे भी जा रहा है, पीछे को भी जा रहा है, और इस तरफ साइड्स को भी जा रहा है, इस तरफ को भी जा रहा है। तो दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज सैडल जॉइंट। हिंज जॉइंट कैसा होता है, जैसा आपका दरवाज़ा होता है, एक तरफ को खुलेगा एक तरफ को बंद, मतलब दोनों तरफ को नहीं होता, वो अलाउ कंडीशन करी जाती है वहाँ पे, तो कि दोनों तरफ को खुल जाए दरवाज़ा, वो तो कंडीशनिंग होती है। वैसे अगर जनरली आप दरवाज़ों को देखोगे तो या तो
खुलेगा तब सीधा हो जाएगा एंड फिर बेंड करोगे तो बंद हो जाएगा। तो बाजू वाला जो जॉइंट होता है आपका इस वाले एरिया में एल्बो के पॉइंट पे, मतलब आपकी ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हिंज जॉइंट बोल देते हैं। वैसे एक जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है अपनी गर्दन को आप कहीं पे भी इस तरह से पीछे को सीधा तो इस तरह से मोड़ सकते हो, तो दैट जॉइंट इज नोन एज पाइवट जॉइंट। ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको मूवमेंट, फ्लेक्सिबल मूवमेंट जो है वो अलाउ कर देता है, तो दैट इज़ पाइवट जॉइंट। ये सारी जो आपने जॉइंट्स पढ़ी जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पे देखी, हिप और फेमर के बीच में देख ली हमने, हिप एंड फेमर, टांग की जब बात करी। अगर पेक्टोरल गर्डल में एग्जांपल देखें तो शोल्डर और जो आपकी अपर आर्म थी तो उसमें हमने देख ली। उसके बाद कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो था ये आपके मेटाकार्पल और फेलिंक्स यानी कि उंगलियां और हथेली के बीच में जो मूवमेंट थी उसको बोल दिया। प्लेन जॉइंट आपको टार्सल याद है ना, टार्सल 7 हड्डियां थी टोटल, तो ये आपको पैर वाले एरिया में मिलेगी। देन देयर इज़ अ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आप कहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, अपनी हथेली और जो रिस्ट है आपकी कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। फिर आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है ये अपर आर्म, ह्यूमरस और जो उसकी नीचे की तरफ को अल्ना वाली जुड़ी होती है हड्डी उसके बीच में आपको मिल जाएगा, दैट इज़ हिंज जॉइंट। फिर आता है पाइवट जॉइंट। आप अपनी गर्दन को हर तरफ मोड़ पा रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पाइवट जॉइंट। अब क्या होता है, डिसऑर्डर्स भी आपको स्केलेटल सिस्टम के देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अर्थराइटिस आ जाता है, जोड़ों की दर्द सुना होगा आपने, दैट इज़ अर्थराइटिस। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे सबसे पहले आती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, हमने पढ़ा सिनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में। सिनोवियल मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन है जहाँ पे क्या बन रहा था आपका, सिनोवियल फ्लूइड बन रहा था। ये क्या करता है, एक पस सा बना लेता है वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे इरोजन शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं टूटने लग जाती हैं। ये देखो इस वाले एरिया में ये दिखेगा आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाली कंडीशन। यहाँ पे एक इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व होती है और उस इम्यूनोग्लोबिन का नाम है IgG। IgG जो होती है वो आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्वॉल्व रहता है। कई बार क्या होता है, अपने ही सेल क्या करते हैं, ये इरोजन शुरू कर देते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको बोल देते हैं हम। इरोजन शुरू करेंगे और जो हड्डी होगी वो क्या करती जाएगी, इरोड करती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ अर्थराइटिस, ये जो जोड़ों में दर्द आई ये कैसे आई, खुद के ही सेल दुश्मन बने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिला। और ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे पेनस बन जाता है, एक पेनस जो होता है यहाँ पे शार्प सा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे और वो इरोजन शुरू कर देगा आपकी हड्डियों की, तो दैट टाइप इज़ नोन एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर इंडिया के अंदर आप देखोगे तो लगभग आपको 1.5 मिलियन लोग ऐसे मिलेंगे जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती ही होती है। फिर एक आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, जो जोड़ होंगे आपके वहाँ पे एक कार्टिलेज हमने पढ़ा, और यहाँ पे स्पेशली कौन सा कार्टिलेज होता है, वहाँ पे आपका कार्टिलेज होता है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या करता है, डीजनरेट होने लग जाता है। डीजनरेट यानी कि वो गलने लग जाता है, जिस वजह से आपके जोड़ों पे दर्द का जो है वो फीलिंग शुरू हो जाता है। नीज और हैंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, उस कंडीशन को बोल देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इटिस हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी यहाँ पे वर्ड आता है आइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की बात हो रही होती है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग मिलेगी, पेन मिलेगी, इरिटेशन मिलेगी, तो दैट इज़ ऑल सिम्टम ऑफ द आइटिस। तो ये थी आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद होती है इन्फेक्शियस अर्थराइटिस। इन्फेक्शियस अर्थराइटिस जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स में यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शियस अर्थराइटिस हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। गाउट, जिसको गठिया भी बोलते हैं या गाउटी अर्थराइटिस भी आप बोलते हो, उस केस में क्या होता है, जो प्यूरिन हमने पढ़ी थी, प्यूरिन जो होती है आपकी कौन कौन सी, एडेनिन, ग्वानिन, ये जो होती है इनका प्रॉपर जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इनकी प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती, और जब इनकी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती तो इनसे एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के साथ साथ इसके और भी कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, जॉइंट्स में बैठ जाते हैं और वहाँ पे फिर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। तो यूरिक एसिड की डिपोजिशन से जो बीमारी हुई उसको हमने गाउट बोल दिया या फिर गाउटी अर्थराइटिस बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन होती है वो अपने मिनरल्स को लूज कर देती है एंड फाइबर फ्रॉम इट्स मैट्रिक्स। ऑस्टियोपोरोसिस, ये देखो साइड में हेल्दी वाली हड्डी आपको कुछ ऐसी दिखेगी, पोर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं पर वो हल्के हल्के से प्रेजेंट होते हैं,
एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट होते हैं। पर ऑस्टियोपोरोसिस में यही पोर्स बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बोन रहेगी उसकी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब आपकी हड्डी कॉम्पैक्ट थी तो उस टाइम पे तो क्या था, काफ़ी हार्ड थी हड्डी, ठीक है। मतलब फ्रैक्चर वगैरह थोड़ी हमें डेली हो जाता, कई बार गिरते रहते हैं ज़िंदगी में, पर फ्रैक्चर थोड़ी हर बार होता। तो दैट इज़ बिकॉज हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन होती है इसकी डेंसिटी वॉज वेरी हाई, इसकी जो डेंसिटी थी वो हाई थी। जबकि स्पॉन्जी बोन में अगर देखोगे आप तो स्पॉन्जी बोन में ऐसे छोटे छोटे स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो हड्डी होती है वो ईजिली टूट सकती है, ठीक है। तो अगर इंसान अब गिरता है तो वो ज़्यादा प्रॉन हो जाएगा टूवर्ड द फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पे हड्डी ने क्या किया, जो कैल्शियम आयन था उसको लूज़ कर दिया। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, याद करो हमने पढ़ा था पीटीएच के बारे में, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर जाता है तो पीटीएच एक्टिवेट हो जाता है, और जो आपकी हड्डियां होती हैं हड्डियों से क्या करता है, कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो बहुत डिक्रीज कर सका है। ओवरऑल ये हमारी डाइट पे भी बेस्ड हो सकता है। कैल्सीफिरोल यहाँ पे लेना पड़ता है, विटामिन डी वगैरह के जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो सारी इनटेक इंक्रीज करनी पड़ जाती है, क्योंकि अब ब्लड के अंदर कैल्शियम खत्म हो गया तो वो कहाँ से लेगा, बोन से लेगा। तो अगेन जो बोन होगी उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ऐसे पोर्स बन जाएंगे। इसके अलावा हार्मोन भी कई बार इम्बैलेंस करते हैं। ये देखो कैल्सीटोनिन हो गया, जो थायराइड कैल्सीटोनिन आपने पढ़ा था, पैराथॉर्मोन पढ़ा था पैराथायराइड ग्लैंड का। उसके अलावा सेक्स हार्मोन्स का भी कई बार इम्बैलेंस हुआ होता है, जिसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। और जो डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की और विटामिन डी की, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो दीज वर द पॉसिबल रीज़न जिससे आपको ये सारी बीमारियाँ देखने को मिल सकती है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलिटिस। स्पॉन्डाइलिटिस में क्या होता है, आपकी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम स्पॉन्डाइलाइटिस। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा आपका, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जीन था जो कि हेल्दी मसल बनाने के लिए एक प्रोटीन बना रहा था। अब ये जीन ही खत्म हो जाता है, एक्स लिंक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो इस केस में क्या होगा, वो जो जीन इस प्रोटीन को बना रहा था ताकि हेल्दी मसल्स बन सके, वो जीन ही खत्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। इट कैन बी जेनेटिक। तो ये देखो नॉर्मल बाइसेप्स आपको कुछ ऐसे दिख रहे थे, हेल्दी दिख रहे थे, फ्लफी दिख रहे थे, पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, जो साइज़ होगा इनका वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये कंडीशन होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद टेटनी भी एक कंडीशन होती है। टेटनी में क्या होता है, जो कैल्शियम लेवल होता है हमारी हड्डियों में बहुत ही लो होता है। अब सोचो अगर हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो बनना था, कैसे बनना था, पर कैल्शियम की प्रेजेंस में बनना था। अब यहाँ पे कैल्शियम का लेवल ही बहुत कम है, और जब कैल्शियम का लेवल ही बहुत ज़्यादा कम होता है तो उससे क्या होते हैं, रैपिड स्पैज्म आते हैं बॉडी में। ये देखो इजीली कैसे बेंड कर रही है इसकी बॉडी, ये देखो बाजू कैसे बेंड कर जा रही है। तो रैपिड स्पैज्म आते हैं, एकदम से बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एकदम से बॉडी पूरी रिलैक्स कर जाएगी, ठीक है। बॉडी जो होगी वो देखे होंगे आपने पेशेंट्स, अगर वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल हों तो आप देख सकते हो टेटनी के पेशेंट्स एकदम से ऐसे पूरे लेटे होते हैं, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी बॉडी और एकदम से फिर रिलैक्स कर जाएगी। तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज टेटनी, क्योंकि वहाँ पे बोन्स को क्या नहीं मिला, कैल्शियम लेवल ही नहीं मिला। तो मसल में बहुत इजीली कॉन्ट्रैक्शन आ रही, क्योंकि हमारे मसल तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर ही रहे थे। जो मसल थे वो क्या कर रहे थे, आपके कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे थे एंड रिलैक्स भी कर रहे थे। और जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थी तो वो पता क्यों नहीं चलती इतनी फ्रीक्वेंट, क्योंकि हमारा क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी हड्डियाँ प्रेजेंट है। तो अब हड्डियाँ ही जब वीक होंगी, क्यों वीक हुई, क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो उस केस में क्या होगा कि रैपिड स्पैज्म आएंगे। रैपिड स्पैज्म में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और रिलैक्सेशन होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। यहीं पे होता है ये ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, और दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।